ओके। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट, ये है असिस्टेंट बॉट और मैंने किया है खुद को अपग्रेड। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज का न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ मैं। तो क्या है आज का क्वेश्चन? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। उसके लिए मैंने ये डायग्राम बना लिया है। इसमें इस साइड क्या है? सोल्यूशन है। इसमें पॉलीमर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। ये रहा पॉलीमर और ये पूरा वाटर, बाकी चीज़ सल्यूट है पॉलीमर और सॉल्वेंट है वाटर। इस तरफ सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर भर दिया मैंने। ओके। और दोनों के ऊपर प्रेशर एक बराबर लग रहा है। वो कितना है? 180 एम और 180 एम लग रहा है। ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो सॉल्वेंट है उस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई होगी, क्यों हाई होगी? क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, लेकिन दूसरी तरफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन लो होगी क्योंकि उधर सल्यूट भी प्रेजेंट है। ओके। तो यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है इस तरफ और इस तरफ कम है, और बीच में ये ग्रीन कलर का लगा हुआ, इसे बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये इधर से सल्यूट को उधर नहीं ट्रेवल करने देगी, बट सॉल्वेंट को ट्रेवल करने देगी अपने थ्रू। तो अगर किसी एक को मना कर रही है और किसी एक को अलाउ कर रही है, तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोई भी सॉल्वेंट अगर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट हो रहा है किसका? सॉल्वेंट का, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। सही है। मूवमेंट ऑफ किसका? हाँ, सॉल्वेंट का। किस तरफ से? हायर कंसंट्रेशन से। किस तरफ के लिए? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है ना। ओके। अब मैंने क्या करा? जिस तरफ के लिए ऑस्मोसिस हो रही, मतलब सोल्यूशन साइड पर, मैंने एक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करा। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर ऑस्मोसिस रुकने लगेगी और ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी। मैं क्या बोलूँगा? नो मूवमेंट नाउ। अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट रुका, मतलब जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुकी, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके। तो अब देखते हैं गिवन क्या है। गिवन इस क्वेश्चन में है मास ऑफ सल्यूट। पॉलीमर का मास दे रखा है, वो है 1 ग्राम, और पॉलीमर का मोलर मास दे रखा है जो कि कितना है? 1,85,000 ग्राम पर मोल है। और साथ में क्या गिवन है? आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। मतलब सॉल्वेंट कौन? वाटर। वाटर का वॉल्यूम गिवन है 450। आप जानते हो जब भी आप किसी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करो या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, तो सॉलिड जाके वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में बैठ जाते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? अगर सॉलिड को डिसॉल्व करो तो नो चेंज वॉल्यूम आता है। क्यों नो चेंज वॉल्यूम आता है? बिकॉज सॉलिड एडजस्ट इन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ऑफ लिक्विड, इसीलिए उसका वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उस टाइम पर, वही वॉल्यूम क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 450 ml है। और मुझे क्यों चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम? क्योंकि मैं जानता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फंक्शन है किस चीज़ का? सोल्यूशन के वॉल्यूम का। दैट्स वाई सोल्यूशन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ से सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिया। कितना हो गया? 450 ml हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है ना, पाए, वो इक्वल्स टू होता है m इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे m क्या है? यहाँ पे m है मोलारिटी, r क्या है? गैस कांस्टेंट, और t क्या है? टेम्परेचर। कैसे ये हुआ किसी और वीडियो में देखेंगे ज़रूर। अभी हम पहले देख लेते हैं मोलारिटी क्या होती है। तो मोलारिटी क्या होती है? वो सोल्यूट का मास ऊपर नीचे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन लीटर होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलारिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। अब इसमें से हम क्या क्या सब चीज़ जानते हैं? तो हाँ, सारी चीज़ें हमें पता है। आओ वैल्यूज रख देते हैं फटाफट से। ठीक है ना। पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिया ऊपर वाली को, अब वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे मोलारिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? m ऊपर हो गया 1 ग्राम वैल्यू गिवन है, नीचे मोलर मास 1,85,000 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम कितना है? लीटर में रखना है, तो 450 ml था, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? मोलारिटी इक्वल्स टू, ऊपर पलट के 1000 चला गया ऊपर, तो 1000 बाय 1,85,000 इंटू 450 क्या आ गया? मोल पर लीटर। ये आपकी मोलारिटी आ गई। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर दो, ये जीरो ऊपर के 3 वाले 3 से काट लिए, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख लिया। आगे चलते हैं।
तो मोलारिटी की वैल्यू कितनी आ गई? मोलारिटी इज इक्वल्स टू आ गया 1/185 इंटू 450 मोल पर लीटर। अब ये वैल्यू उठाकर हम मोलारिटी की कहाँ रख देंगे? हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? पाई इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू आर गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पाई इक्वल्स टू 1/185 इंटू 450 मोल पर लीटर, और आर और टी। अब देखो मुझे टी तो पहले से पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू भी केल्विन में होती है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कन्वर्ट केल्विन में। तो 37 का क्या बन जाएगा? 310, मतलब 310 केल्विन बन जाएगा। ये हमारा टेम्परेचर आ गया। अब आर की वैल्यू कौन सी रखें? तो देखो क्वेश्चन में जो चल रहा है वो लीटर में चल रही है वैल्यू, मतलब देखो यहाँ ना आंसर जैसे ये मोल पर लीटर है, तो हमें आर की वैल्यू कौन सी रखेंगे? लीटर वाली। तो आर की वैल्यू होती है कौन सी? एटीएम लीटर वाली, वो हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो आर इक्वल्स टू क्या रखेंगे? आर इक्वल्स टू 0.082 एटीएम लीटर मोल कैल्विन। ऐसे चेकआउट करते हैं कि कौन सी वैल्यू आर की हम यूज़ करने वाले हैं, कि बाकी टर्म्स किस में डील हो रहे हैं। ओके, तो आर की वैल्यू मिल गई, टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई, और मोलारिटीज हम पहले निकाल चुके हैं। तीनों वैल्यूज़ को एक साथ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आओ पुट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, देखो तीनों एक साथ करी। तो ये तो पहले ही मैंने रख दी क्या? अपनी मोलारिटी, फिर मैंने क्या रख दिया? गैस कांस्टेंट, फिर मैंने क्या रख दिया यहाँ पर? टेम्परेचर रख दिया। तो यहाँ पे देखो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके, लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका क्या चीज़? हाँ, कैल्विन से कैल्विन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा? एटीएम बचेगा। सिर्फ एक यूनिट बचेगी, वो कौन सी चीज़ बचेगी? एटीएम बचेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब क्या क्या बचा है, आओ उसे फटाफट से लिख लेते हैं। तो सारी यूनिट्स से कटने के बाद अब बचा सिर्फ 5 में क्या? 1/185 इंटू 450, ऊपर मल्टीप्लाई विद 0.082 विद मल्टीप्लाई 310, और एटीएम में पूरी यूनिट बची खाली। तो अब मल्टीप्लाई करके मैं सब निकाल लेते हैं इकट्ठा। तो मैंने यहाँ निकाला, फिर कितना आया मेरा आंसर? 0.000305 एटीएम। ये मेरा आ गया पाई, मतलब ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इसको थोड़ा आसान भाषा में कर लेते हैं, मतलब पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं। तो पाई पोस्ट आ जाएगा 30.53 इंटू -5 एटीएम आ गया। अब हमसे कहा गया था पास्कल में आंसर को निकालो, तो मैं पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, पहले आंसर को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, फिर पास्कल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, या एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है? तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 एटीएम इज इक्वल्स टू आपका होता है 10 की पावर 5 पास्कल्स। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, पाई इज इक्वल्स टू 30.53 इंटू -5 और 10⁵ पास्कल। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा? हाँ, पाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30.53 पास्कल। ये आपका आंसर हो गया, 30.53 पास्कल, ये आपका आंसर आ गया जो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था। बट अभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आंसर को मैच करना है, 30.93 लाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? आउट साइड में समझाता हूँ। देखो, आपने लिखा 1 एटीएम इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल्स। अब अगर आप इस नंबर की मल्टीप्लाई जो आपने निकाला था एटीएम वाला, इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करोगे तो आपकी एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करे दोनों की, तो एग्जैक्ट आंसर कितना है? 30.93। तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैं तो कहूँगा अब यही वाला करना सही है, इतना चलेगा। और अगर आपको एकदम परफेक्ट निकालना तो अब ज़्यादा परफेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल रहा होगा आपके लिए। अब आखिरी में जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अगले सवाल क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस? आपको बताना है, ये ढूंढ कर मेरे लिए लाना है आपको आंसर, और कमेंट करके मुझे नीचे बताना है आपको कि क्या है तीनों में डिफरेंस। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो। और सारे इंटेक्स क्वेश्चन हो गए हैं आज हमारे सोल्यूशन चैप्टर के। अब जल्दी से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बने रहो चैनल के साथ, लगे रहो, यूं ही मिलते हैं बहुत जल्दी।